हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के नए एपिसोड में। ईवीएस की क्लास लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि परंपरागत हम सीटेट का ईवीएस ही पढ़ाते हैं और एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज हम थियरी का अगला जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, उसको पढ़ाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और देखते हैं वो कौन सा है। आइए देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। वो चैप्टर आज है आपका, जिसका टाइटल है बदलते परिवार। क्या है? बदलते परिवार। हमने पहले ही जब थियरी का सिलेबस बताया था तो उसमें जो पहली पॉइंट थी उसमें था, क्या था? फैमिली था, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, 3 वर्ड था। तो उसी के संदर्भ में ये चैप्टर लाया गया है। फैमिली से रिलेटेड है, अर्थात परिवार से रिलेटेड है। इसमें परिवार, आधुनिक युग में जो परिवार है और प्राचीन काल में जो परिवार था उसके डिफरेंसेस को बताया गया है, उसके अंतर को बताया गया है। पहले तो ये चीज जान लीजिए, परिवार होता क्या है। परिवार एक छत के नीचे 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग जब निवास करते हैं तो उसे परिवार कहा जाता है। और परिवार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है परिवार? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं परिवार? परिवार होता है 2 प्रकार का। इसमें जो पहला प्रकार है वो आपका है संयुक्त। क्या है? 2 प्रकार का परिवार होता है। एक होता है संयुक्त परिवार और दूसरा है, इसे कहा जाता है जॉइंट फैमिली। और दूसरा जो आपका है वो है एकल परिवार, या इसे कहा जाता है सिंगल फैमिली। क्या होता है जॉइंट फैमिली, क्या होता है सिंगल? जिसमें कम से कम 3 पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, वो होता है परिवार। जॉइंट फैमिली होता है या संयुक्त परिवार होता है। इसमें श्रम विभाजिता पाई जाती है। ऐसे परिवार की जो विशेषता होती है उसमें श्रम विभाजिता पाई जाती है और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा होती है। और इसमें जो, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हुई, और निगेटिव पॉइंट इसका है कि इसमें झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और क्या होता है, इसमें बच्चे को विकास करने का अवसर कम मिलता है। इसके ठीक विपरीत जो सिंगल फैमिली है या एकल परिवार है, ये श्रम विभाजिता नहीं पाई जाती है बल्कि श्रम की अधिकता पाई जाती है इसमें। और ये जो परिवार है बाहरी सुरक्षा के दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ पे असुरक्षित होता है जो सिंगल फैमिली है। और दूसरी इसकी जो विशेषता है, मुख्य विशेषता है कि इसमें जो बालक होता है उसके ग्रोथ या डेवलपमेंट करने के अवसर ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल बच्चा पे जितना आप ध्यान देंगे उतना 10-8 बच्चों पे नहीं दे सकते। आइए आज की जो टॉपिक है फैमिली या बदलते परिवार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और पाठ में अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या, किन किन बिंदुओं पे वर्णन किया है इस चैप्टर में। आइए पढ़ते हैं। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। आइए देखते हैं। यहाँ बदलते परिवार, इसका बदलते परिवार इसका टाइटल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ निम्मी नाम दिया हुआ है, शेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखें और चर्चा करें। नन्हा मेहमान, ये तो किसी के घर में भी अगर ऐसा आएगा तो खुशियों का ही माहौल होगा। अब चाहे वो मेल हो अथवा फीमेल। पहले एक मिथ्या भावना थी कि अगर
गर्ल्स पैदा होती है अथवा लड़की पैदा होती है, परिवार में तो मायूसी छा जाती थी, और लड़का पैदा होता था तो ज्यादा से ज्यादा लोग खुशियां मनाते थे। लेकिन आधुनिक युग में लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। अगर समान अवसर मिला तो लड़के की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा डेवलपमेंट करती हैं, ज्यादा सक्सेस होती हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या है। निम्मी का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। किसके यहाँ? निम्मी के यहाँ। निम्मी की बहन, छोटी सी बहन यानी कि नवजात शिशु पैदा हुई, फीमेल गर्ल पैदा हुई। आगे इसमें क्या है, ये चित्र दिखाया गया हॉस्पिटल का। ये उसकी दादी है, उसकी मम्मी है, नन्ही सी परी है, इसके पिताजी हैं, ये निम्मी है। आगे इसमें क्या कहता है, बदलते परिवार में क्या क्या दिखाया गया है। इसमें पूछता है कि निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन लोग थे। तो दादी हो गई, दादा हो गए, मम्मी पापा और निम्मी, इसके चाचा हो गए, और छोटी सी नन्ही परी अब आ गई है। अर्थात फिर इसमें पूछता है कि कितने लोग, अब परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हो गए। तो निम्मी के मम्मी पापा 2 हो गए, उसके दादा दादी 4 हो गए, निम्मी 5 हो गई, उसकी छोटी बहन 6 हो गई, और उसके अंकल जो है वो 7 हो गए। कुल मिला के 7 लोग इसमें हो गए इस परिवार में। छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे एक तो छोटा बच्चा जो होता है पूरे परिवार का लाडला होता है या लाडली होती है, उसे ज्यादा लाड प्यार लोग दिखाते हैं, उसको लोग खिलाना पसंद करते हैं, उसको दूध पिलाना पसंद करते हैं, और उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। आगे क्या है, अब माँ अब क्या क्या नए काम करेगी। बच्चे की परवरिश करेगी, उसको फीडिंग करवाएगी, अर्थात उसको दूध पिलाएगी, और उसको साफ सफाई का कार्य करेगी, और उसके कपड़े धोने का कार्य करेगी। इस प्रकार सब बढ़ जाएगा। पिताजी, दादाजी और चाचा जी के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कैसे? बिल्कुल हो जाएगा कि सब लोग उसको लेके लाड प्यार देंगे, एक एक्स्ट्रा टाइम देंगे उस छोटी सी बच्ची के लिए। आगे इसमें क्या है, क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कोई परिवेश या समुदाय नहीं होता है जिसके आसपास कोई बच्चा जन्म ना ले, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, और अपनी वंशावली चलाने के लिए बच्चा पैदा करना हर इंसान और जानवर का कर्तव्य होता है। तो इसके तहत तो हर घर में बच्चा पैदा होना स्वाभाविक है। आगे क्या है, घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? खुशी का माहौल होता है। कुछ किंवदंतियां हैं कि घर में अगर बच्ची पैदा होती तो मायूसी आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दूरदृष्टि के लोग हैं, जो विजनरी लोग हैं, वो बच्चा लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं समझते हैं। आगे क्या है, तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो। जो सबसे छोटा बच्चा होता है, परिवार का हर सदस्य उससे लाड प्यार करता है, उसको बड़ा ही प्रसन्नता के साथ खिलाता है, बड़ा ही प्रसन्नता के साथ उससे चर्चा पर चर्चा करता है, क्योंकि उसकी जो तोतली बोली होती है वो सबको ज्यादा पसंद होती है। आगे क्या है इसमें, उसका जन्म कब हुआ? तो किसी भी परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं लोग, उसमें उसका जिक्र होता है किस महीने में हुआ और कितने बज के कितने मिनट में हुआ, कितने ईयर में हुआ। आगे क्या है, वह लड़की है या लड़का, ये जेंडर यहाँ पे आ गया। देखिए हमने पहले बताया था कि वर्तमान में लड़की और लड़कों में कोई अंतर नहीं है। पहले की तुलना में पहले लोगों में ये भेदभाव हुआ करता था कि जिस घर में बच्ची पैदा होगी उस घर में थोड़ा मायूसी का माहौल होता था, और जिस घर में बच्चे का आगमन होता है उस घर में सब खुशी और उल्लास के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ सब लोग खुशियां मनाते हैं। आगे
वह शक्ल में किससे मिलता मिलती है। बच्चा या बच्ची अगर पैदा हुई है तो परिवार में उसकी शक्ल माँ या बाप पे जाएगी। हालांकि आनुवंशिकता के नियम के अनुसार कि कम से कम 3 या 4 पीढ़ियों के गुण तीसरे या चौथी पीढ़ी में दादा परदादा के गुण उनके पोते या पोती में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि माँ बाप का ही गुण बच्चों में आए, तीसरे और चौथी पीढ़ी का भी गुण आ सकता है। अगला क्या है, उसके बालों का रंग कैसा है। उसके बालों का रंग या तो काला होगा या तो भूरा होगा। क्या उसके दांत हैं, उसे खाने में क्या देते हैं। जब छोटा नवजात बच्चा होगा तो दांत होगा ही नहीं, ठीक है, और उसको खाने के लिए सिर्फ दूध ही दूध या शहद दिया जाता है। अभी उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई क्या हो सकती है, 1 फुट, एक फुट से कम ही होगी। अध्यापक के लिए बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इससे क्या होगा, इससे होगा कि बच्चों में जो उनका नेचुरल बर्थ यानी कि उनका जो ओरिजिनल जन्म है उसके बारे में पता चलता है कि कब उनका जन्म हुआ था, किस सन में उनका जन्म हुआ था। जो रिकॉर्ड होता है वो उनके जन्म प्रमाण पत्र में वर्णित होता है। आगे इसमें क्या है, बच्चा दिन में कितनी देर सोता है। जो नवजात शिशु होता है कम से कम 20 से 22 घंटे सोता है। अगला है, वह क्या क्या आवाजें निकालता है, किलकारियां निकालता है, ठीक है, किलकारियां निकालता है, चीखता है, चिल्लाता है। वह किसके पास ज्यादा रहता है, तो जो नवजात शिशु होता है, ये नेचुरल नियम है या प्रकृति का नियम है कि जो नवजात बच्चा होता है सबसे अधिक अपने माँ और बाप को जानता है, ठीक है। अगला, बदली हो गई। इसी में शेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली, उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। तो इसमें 3 लोगों का जिक्र हुआ था। निम्मी थी, वो लड़की थी, और ये शेरिंग लड़का है। दूसरा लड़का, उसके बारे में ये बात हो रही है कि उसके बाबा एक सरकारी एम्प्लॉय थे, किसी ऑफिस में काम करते थे। अब उनका प्रमोशन हो गया है, यानी कि ऊंचा पद मिल गया है और अब उन्हें दूसरे शहर में जाना है। तो ये हैं बाबा, इनके ये पोस्ट कार्ड आया हुआ है। इसमें सोचो, जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा। कुछ लोग प्रसन्न हुए होंगे कि बाबा की सैलरी बढ़ गई, बाबा को ऊंचा पद मिल गया। कुछ लोग दुखी होंगे क्योंकि बाबा छोड़ के जा रहे हैं दूसरे शहर में, तो उनके जो आवश्यक वस्तु है उसकी पूर्ति कौन करेगा। आगे देखते हैं क्या है इसमें। बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या बदलेगा। जैसे बहुत कुछ बदलेगा, वहां का माहौल बदलेगा। एक जो घर का मुखिया होता है, जब घर में वो रहता है तो उसके रहते परिवार के हर सदस्य की जो जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी से कार्य करता है, अन्यथा वो बेपरवाह हो जाता है। अगला क्या है, शेरिंग के परिवार में कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे। अब उसके परिवार वालों के ऊपर डिपेंड करेगा कि बाबा के ट्रांसफर होने के बाद अगर दोनों में एकता और अखंडता बरकरार रही तो सब लोग साथ रहेंगे, अन्यथा मनमुटाव हुआ तो अलग अलग जगह निवास करेंगे। शेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा। अगर शेरिंग वहीं रह के पढ़ना चाहता है, उसका परिवार वहीं रहता है तो उसी स्कूल में पढ़ेगा, अन्यथा दादा का जहाँ ट्रांसफर हुआ है वहां नए स्कूल में एंट्री उसकी होगी। क्या शेरिंग के दोस्त बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। अगर वो बाबा के साथ जहाँ ट्रांसफर हुआ वहां जाएगा तो उसके दोस्त, जब स्कूल बदलेगा तो दोस्त भी बदलेंगे। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ता है? जो सरकारी एम्प्लॉय होता है, एज ए शिक्षक आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, तो अगर आप शिक्षक हो गए तो पता चला कि आप किसी एक जिले में हैं, भारत के किसी प्रदेश के किसी एक जिले में हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसफर हुआ केवीएस में है तो उसका ट्रांसफर होता रहता है पूरे भारत के संदर्भ में, अथवा स्टेट में आप नौकरी कर रहे हैं तो जिले में और जिले के अंतर्गत ब्लॉकों में ट्रांसफर होते रहते हैं। आगे क्या है, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण, ये तो हो गया। आगे इसमें देखते हैं, तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरे जगह से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करो। बातचीत या उनसे वार्तालाप करने से कुछ उनके यहाँ की जो
कल्चर होते हैं वो आप तक आएंगे और आपका कल्चर उनके तक जाएगा। इस तरह से कल्चर यानी कि परंपराओं का हस्तांतरण होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, वे कहां से आए उनका डिटेल लीजिए, वो किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस स्टेट से, किस विलेज से है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। हर तरफ विभिन्नता ही पाई जाती है, चाहे वो बोली के रूप में हो, चाहे रहन सहन के रूप में हो, चाहे पहनावे के रूप में हो। आगे क्या है, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, नए परिवेश में हर चीज नया लगेगा। अगला है, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको अच्छा लगा कि खराब लगा। अगला क्या है, शादी है। देखो इसमें 3 टॉपिक मिली, 3 लोग थे, निम्मी, शेरिंग। अब ये कौन आ गया, नाजली आ गई। इसके यहाँ क्या है, शादी है। शादी क्या होती है, ये शादी का जिक्र हुआ है कि शादी है। शादी क्या होती है, 2 परिवारों के मध्य 2 अविवाहित लोग जो मेल और फीमेल होते हैं, जब एक साथ वो रहने के लिए या उनके परिवार के द्वारा एक मान्यता दे दी जाती है कि अब आप लिव इन रिलेशनशिप में हो जाएंगे, तो शादी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो शादी कहलाती है। और शादी में विभिन्न प्रकार की रस्मों का निर्वहन होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये शादी का माहौल है, क्या कहेंगे इसे, दुल्हन कहेंगे। और ये निम्मी है, ये दुल्हन, ये निम्मी की माँ है और ये नई दुल्हन है। इधर दूल्हा है, निम्मी के चाचा का बड़ा लड़का। अब इसमें क्या पूछा है, क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? बिल्कुल बदलाव होंगे, क्योंकि एक नए मेंबर या एक नए सदस्य का आगमन होता है और उसके आगमन से परिवार का माहौल अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ये दोनों पक्ष हो सकते हैं। आगे क्या है, जिस घर में नाजली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। वहां से एक सदस्य पलायन करके दूसरे घर चला गया, अब वहां वो अपवाद स्वरूप कभी कभार जाएगा, लेकिन जिस घर में उसकी शादी हो गई वहां का वो परमानेंट मेंबर हो गई हैं। आगे क्या है, तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी, अपने मायके में रहती थी, और उस समय कल्चर कुछ दूसरा था, क्योंकि अब प्राचीन काल में जाएंगे और आधुनिक वर्तमान में जब दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आपके शादी का जो परंपरा है उसमें चेंजेस आए हैं। पहले बाल विवाह हुआ करता था, वर्तमान में बाल विवाह खत्म हो गया। अब मिनिमम एज जो लड़की की है वो 18 वर्ष है और जो लड़के की शादी की उम्र है वो 21 वर्ष है। अगर इससे कम की उम्र में शादी होती है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। और पहले ये चीज कॉमन चीज थी कि जब 6-7 वर्ष का ही बच्चा बच्ची होते थे उसी समय शादी कर दिया जाता था। आगे क्या है इसमें, तब उसके परिवार में कौन कौन थे, यानी कि वो दादा दादी ये सब। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है? किसकी हुई है आप बताओ? वो दोनों चीज हो सकता है, आपकी बहन की भी शादी हो सकती है, आपके बुआ की शादी हो सकती है, आपके चाचा की शादी हो सकती है और आपके भाई की शादी हो सकती है। आगे क्या है, क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है? क्या क्या, हर धर्म में अलग अलग खाने पीने की व्यवस्था है। जैसे इस्लाम में आप जाएंगे तो उसमें खाने पीने की जो चीजें होती है ज्यादातर नॉनवेज अथवा मांसाहार खाने की व्यवस्था होती है। जो हिंदू धर्म होता है उसमें सादा या शुद्ध शाकाहारी खाना खाने की व्यवस्था होती है। तो हर धर्म में शादी जो होती है उसके रीति रिवाज अलग अलग और उनके खान पान भी अलग अलग हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो क्षेत्र पे या जलवायु पे डिपेंड करता है, जहां पे जिस चीज की अधिकता होती है उसके अकॉर्डिंग खान पान होता है। और ऐसा हमने देखा है, जैसे राजस्थान में खान पान कुछ अलग पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खान पान अलग रहता है। आगे इसमें देखते हैं दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं। तो आपको भी पता है कि जो हिंदू धर्म का दूल्हा होता है वो शेरवानी पहनता है, धोती पहनता है और क्या जूता पहनता है, और जो दुल्हन होती है वो लहंगा चोली पहनती है, चुनरी लेती है। ये सब क्या है, ये परंपरा है भारत के संदर्भ में। और भारत के विभिन्न प्रांतों में दूल्हा और दुल्हन के पहनावे अलग अलग हैं। शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं? तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के नाच गाने पाए जाते हैं। आगे क्या है इसमें देखते हैं, वर्णन किसका वर्णन हुआ है। तुम जब किसी शादी में गए थे, तुमसे
उसमें तुमने क्या क्या देखा, अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। उसमें आपने देखा कि खाने की क्या व्यवस्था थी। सबसे पहले तो खाने की व्यवस्था देखी जाती है। दूसरा चीज देखा जाता है कि वहां के लोगों का शक्ल सूरत कैसा है, वहां के लोगों का पहनावा कैसा है और वहां के लोगों का व्यवहार कैसा है। इतने चीजों का आकलन किया जाता है। आगे इसमें क्या है, हमने देखा कि निम्मी, शेरिंग और नाजली के परिवार में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। निम्मी के घर में एक छोटी सी नन्ही परी आई, इस वजह से बदलाव हुआ। और जो शेरिंग था उसके परिवार में उसके दादा का प्रमोशन हुआ, यानी कि ऊंचा पद मिला, इस वजह से बदलाव हुआ। और जो नाजली थी उसके चचेरे भाई की शादी थी, इस वजह से नई दुल्हन आने से उस परिवार में बदलाव हुआ। अब इसमें दिया हुआ शेरिंग के परिवार में क्या बदलाव हुआ, नई दुल्हन आई उसके परिवार में, उसके दादा का प्रमोशन हुआ। नाजली के परिवार में क्या हुआ, उसकी नई भाभी आई। और निम्मी के परिवार में नन्ही सी उसकी छोटी बहन आई। आगे क्या है इसमें देखते हैं। क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं, पता करो। बिल्कुल हो सकते हैं। परिवार में संबंध विच्छेद होने के बाद डिवाइडेशन हो जाता है, ये भी एक बदलाव है, जहां पे वो उपखंडों में विभाजित होता है। जो ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार होता है वो छोटे खंडों में विभाजित होकर एकल परिवार का रूप ले लेता है। आगे क्या है, तीन बड़े, ये तो मतलब वो है, तीन बड़े लोग अर्थात आपके एक पड़ोस के लोग हों, एक आपके घर के लोग हों और आपके एक दोस्त हों। उनमें से वो पूछ रहा है, एक तालिका बना के पूछ रहा है कि यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था। तो जैसे कोई आपका परिवार नेचुरली यूपी में रहता है, यूपी में खास करके आजमगढ़ जिले से रहता है, अगर ये ट्रांसफर होके मुंबई में चला गया और प्रॉपर वहां रह रहा है, तो आप के परिवार से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका परिवार पहले कहाँ था। तो इसका आंसर आएगा कि यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था। फिर दोस्त के संदर्भ में भी यही लागू होता है। आज आपके परिवार में कितने लोग हैं, मेंबर ऑफ फैमिली पूछ रहा है कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या। तो परिवार में अगर ज्वाइंट फैमिली है तो परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होगी, और जब सिंगल परिवार है यानी कि एकल परिवार है तो उसमें परिवारों की संख्या कम होगी। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे, तो वो तो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा या जन्म दर और मृत्यु दर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोग थे। ठीक है, आगे क्या है इसमें देखते हैं। अध्यापक के लिए ये पेडागोजी से संबंधित है। बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करें। संवेदनशीलता के साथ चर्चा करने के लिए कह रहा है। ऐसा ना चर्चा करें कि कोई विद्यालय में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है उसकी ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली की किसी एक निगेटिव पॉइंट को आप बताएं और प्रेरित करें तो बच्चा जाके उसको खंडित कर दे और सिंगल फैमिली में बदल जाए। इस वजह से फैमिली टॉपिक पे आप चर्चा करते समय बड़ा ही संवेदनशीलता से चर्चा करें, जिससे कि इसका बैड इफेक्ट बच्चों पे ना पड़े। आगे देखते हैं क्या है। आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए उनके क्या क्या कारण थे। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, नैतिक कारण, प्रादेशिक कारण, जलवायु कारण, तमाम कारण होते हैं पारिवारिक बदलाव के। आगे क्या है, इन बदलाव से आपको कैसा लगा। अगर परिवार में ईर्ष्या का माहौल है या खंडित होने का माहौल है तो उससे आपको क्या होगा, नाराजगी होगी, दुख होगा। और अगर उसमें खुशी का माहौल है तो आपको उससे प्रसन्नता मिलेगी, हर्ष मिलेगा। आगे क्या है, तकनीकी बदलाव के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तकनीकी का बदलाव मतलब ये है कि परिवार में आधुनिक चीजों का जब आगमन होता है तो कोई एक व्यक्ति अगर उसका उपभोग करता है बाकी लोग वंचित रहते हैं, तो इससे जो है द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, झगड़े की जड़ होती है। आगे देखिए इसमें क्या है मैडम, मेरा परिवार कल आजकल। सभी के परिवार किसी ना किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखो तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं है, बिल्कुल बदला है, क्योंकि हमारे परिवार में जो दादा दादी थे उनके डेथ हो चुकी है तो ऑलरेडी 2 मेंबर कम हो गए। फिर आई मम्मी पापा की बात। अगर मम्मी पापा में किसी की डेथ होती है तो परिवार छोटा होता चला जाता है।
अथवा किसी भाई की शादी होती है तो एक फैमिली मेंबर बढ़ जाती है, अथवा बहन की शादी हो तो एक फैमिली मेंबर घट के दूसरे के घर चली जाती है। और क्या इसमें पूछा, तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाइए। कक्षा 3 में एक चैप्टर था परिवार का चित्र, उसमें जो है दादा दादी होते हुए मम्मी पापा तक आया, मम्मी पापा से मतलब भाई बहन, फिर भाई से भाभी भाई, फिर उनके बच्चे, एक मतलब श्रृंखला बनती गई, उसको दर्शाया, उसके बारे में ये चर्चा कर रहा है, उसका जो कि हम पीछे वीडियो बना चुके हैं। फिर नीचे लिखा हुआ, अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। तो वर्तमान की परिदृश्य में आप नाना नानी के जमाने की बात जब करेंगे तो स्वाभाविक है कि परिवार छोटा रहा होगा और जितने भी परिवार के मेंबर रहे होंगे कम ही रहे होंगे। आगे क्या पूछता है, आगे देखते हैं। क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन माँ पिता कहीं दिखाई दे रहे हो? जब बनाओगे तो बिल्कुल दिखाई देंगे। अगला क्या है, इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो? ये आगे क्या है, तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह से अलग है? बिल्कुल अलग है। आधुनिक जो परिवार का स्वरूप है वो एकल परिवार और छोटा परिवार सुखी परिवार के तहत है, और पहले का जो परिवार था वो ज्वाइंट फैमिली था या संयुक्त परिवार था, उसमें सदस्यों की संख्या अधिक हुआ करती थी। इस वजह से उस जमाने का जो परिवार का पेड़ था उसमें ब्रांचेज ज्यादा होती थी, शाखाएं अधिक होती थी। आधुनिक युग के जो परिवार का पेड़ है उसमें ब्रांचेज या शाखाएं कम होती है तुलना में पहले के नाना नानी दादा दादी के। तुम कहां तक पढ़ाई करना चाहते हो? ये तो अजीब सा क्वेश्चन है कि तुम कहां तक पढ़ाई करना चाहते हो। तो आपके सामर्थ्य के ऊपर, आपके आर्थिक सामर्थ्य के ऊपर, आपके बौद्धिक सामर्थ्य के ऊपर यह डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई कहां तक हो सकती है। अगला है, तुम्हारे मम्मी पापा ने कहां तक पढ़ाई की है? तो वो भी, उनका भी सेम कंडीशन है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। जिस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती उनका पढ़ाई बीच में ही छूट जाता है। जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति ठीक होती है तो उनकी पढ़ाई अच्छी होती है। आगे, तुम्हारी दादा दादी या नानी को कहां तक पढ़ाई करने का मौका मिला था? तो दादा या नानी के परिवेश में जब आप जाएंगे आज से 50 साल पहले, तो रेयर परिवार में ऐसे लोगों में शिक्षा का माहौल था, अथवा सब इलिटरेट थे या निरक्षर थे। क्या थे? इलिटरेट थे या निरक्षर थे। आगे आते हैं, तुम्हारे दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई होगी? हालांकि हमने इस चीज का पहले ही जिक्र कर चुका है कि जो प्राचीन शादियां होती थी वो बाल विवाह के अंतर्गत होती थी, जिसमें से 4 या 5 साल का बच्चा या बच्ची की शादी कर देते थे। और शारदा एक्ट आने के बाद फिर ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आने के बाद जो बालक की उम्र है या लड़के की जो उम्र है शादी की वो 21 वर्ष रखी गई, और जो बालिका या लड़की है उसकी शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई। आगे क्या है, आगे देखते हैं इसका किसका वर्णन है। बहुत सी ऐसी लड़कियां, ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनते हैं, लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल, जिनकी शादी 18 साल की उम्र में हो जाती है। ठीक है, 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगा रेड्डी, ये नोट कर लो, ये पूछ सकता है आपसे। रंगा रेड्डी जिला कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश, ये पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश में है रंगा रेड्डी जिला। कि सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है।
इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती हैं हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। तो इससे यह सीख मिलती है कि परिस्थितियों के अभाव में लोग कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं। हालांकि उनकी इच्छा नहीं होती है, वो शादी के लिए तैयार नहीं होती हैं, लेकिन पारिवारिक दबाव के चलते ऐसा होता है, जैसा कि सुशीला के साथ हुआ। ऐसा भारत के विभिन्न जिलों में, विभिन्न गांवों में अनेकों ऐसी लड़कियां हैं जिनका आर्थिक कमजोरी की वजह से समय से पहले ही शादी कर दी जाती है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या वर्णन है देखते हैं। क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है? कोई अगर परिवार है तो शादी होना स्वाभाविक है। पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी। तो शारदा एक्ट में तो 12 साल का जिक्र किया गया था, लेकिन जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आया उसमें लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, इस चीज को आप नोट करिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। तो यहां पे एक चर्चा करते हैं, एक क्या है वो, बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये सर्वप्रथम कब आया था? तो ये आया था सन 1929 में और इसका नाम था शारदा एक्ट। क्या था? शारदा एक्ट। इसको नोट कर लीजिएगा, ये यूपी स्टेट वाली परीक्षा में पूछा हुआ है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो बाल विवाह से इसका संबंध है। कब आया था? सन 1929 में आया था और फिर इसको मॉडिफाई करके 1948 में लाया गया, फिर मॉडिफाई किया गया 1978 में और फिर लास्ट में इसमें मॉडिफाई किया गया 2006 में। कब? 2006 में। और जो अब तक है, ये कब तक है? अब तक, यानी कि वर्तमान तक ये है बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और ये लागू आपसे पूछ सकता है कि लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ और इसमें जो उम्र निर्धारित की गई, लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष। इस चीज को आप नोट करिएगा, इसके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका प्रश्न बना हुआ है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया। तो जब पहली बार की बात करता है तो शारदा एक्ट के नाम से कब आया था? 1929 में आया था। फिर मॉडिफिकेशन इसमें हुआ कब? 1948 में। सॉरी, 48 नहीं, 49 होगा। ये क्या है? 49 है, ये 49 है। ठीक है, फिर उसके बाद 1978 में और लास्ट में जो वर्तमान में चल रहा है वो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत चल रहा है। इसके तहत जो लड़की की उम्र, न्यूनतम उम्र है शादी करने की, वो 18 वर्ष रखी गई और जो लड़के की शादी करने की न्यूनतम उम्र रखी गई
21 वर्ष की। और एक चीज प्रावधान किया गया इसमें कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, बाल विवाह करता है, तो क्या होगा उसके साथ? बाल विवाह करने वाले के साथ क्या क्या दंड दिया जाएगा? दंड का प्रावधान है तो इसमें 2 वर्ष का जेल है, और ये पहला है, और दूसरा है 1 लाख रुपए तक जुर्माना। 1 लाख रुपए तक जुर्माना। ठीक है। आप लोग से निवेदन है कि किसी भी लड़के या लड़की की जो शादी की उम्र है वो 18 और 21 रखी गई है, लड़की और लड़के की। तो इससे कम उम्र में अगर आप शादी करते हैं तो आप बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी सिद्ध किए जाएंगे, और आपको कम से कम 2 वर्ष की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बाल विवाह ना हो, और इससे एक और फायदा होगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।